वसुधा स्टडी केंद्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि है 12 जनवरी 2025 की, जो यूपीएससी और सीडीएस के पर्सपेक्टिव से है। और आज का सबसे पहले हमारा बात करेंगे चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया के बारे में, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें, पद की अवधि विधेयक 2023 के बारे में पढ़ेंगे। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए राज्यसभा में एक नया विधेयक पेश किया है। यह विधेयक मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लाया गया, जिसमें न्यायालय ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति के परामर्श की व्यवस्था की थी। तो अब बात करते हैं इसके विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। चयन समिति की संरचना: प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। फिर हम बात करते हैं खोज समिति की, जिसे हम सर्च कमेटी भी कहते हैं। कैबिनेट सचिव, अध्यक्ष, चुनाव से जुड़े मामलों के 2 विशेषज्ञ सदस्य। यह समिति सीईसी और ईसी के लिए 5 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। नए विधेयक के प्रभाव इसमें है 1991 के चुनाव आयोग अधिनियम को निरस्त करेगा। सीईसी और ईसी का वेतन एवं सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान थी। निर्णय बहुत से लिया जाएगा, लेकिन सर्वसम्मति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आगे है मुख्य चिंताएं। शक्ति संतुलन में असमानता। 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री और उनके नामित मंत्री बहुमत में रहेंगे, जिससे विपक्ष का प्रभाव कम हो जाएगा। ईसीआई की स्वतंत्रता पर प्रभाव। कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। संविधान निर्माताओं की भावना के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखने पर जोर दिया था, लेकिन यह विधेयक कार्यपालिका के नियंत्रण को बढ़ा सकता है। तो दूसरा है हमारा कैग रिपोर्ट, जिसे आइए अब हम समझते हैं कि मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी व्यय के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा को मोटे तौर पर नियमितता लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गए सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलना पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखा परीक्षा करे और हर एक दिशा में अपने द्वारा इस प्रकार लेखा परीक्षा व्यय, व्यवहारों या लेखाओं की बापत रिपोर्ट दे। तो कैग सरकार के लेन देन से जुड़ी कई तरीके की जांच करता है, जैसे कि संघ और राज्य के लेखाओं का संकलन करना, संघ और राज्यों के विभागों और मंत्रालयों की लेखा परीक्षा करना, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखा परीक्षा करना, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षण करना, लोकपाल का वैधानिक लेखा परीक्षण करना। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब कि जिसकी भी आयु 65 वर्ष की पहले हो जाएगी, उसका ही कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा और उसको उससे रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए और उसके मुख्य समाचारों के और बढ़ते हैं, जो कि अभी न्यू करंट में चल रहे हैं, जिसे कि हम देख सकते हैं राष्ट्रीय समाचार में कि भारत का डेटा सेंटर अब हब बनने का लक्ष्य। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। भारत का डेटा सेंटर हब बनने का लक्ष्य है। ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम के अवसर पर कहा कि भारत का उद्देश्य डेटा सेंटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य बनना है। खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्यात का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 5 वर्षों में खाद्य एवं पेय पदार्थ, कृषि एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है।
तो आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में भाग लिया, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान। तो नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। तो भारत अब लगभग 100 देशों को घरेलू स्तर पर निर्मित रक्षा घटक निर्यात कर रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शामिल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समाचार में हमें क्या समाचार मिल रहे हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जो पिछले 10 वर्षों में किसी सिंगापुर के राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में भूकंप। अफगानिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तरी अफगानिस्तान में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके समाचार में हम देख सकते हैं, स्पेस डॉकिंग में इसरो की सफलता। तो इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने स्पेस डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है, जिससे भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इस तकनीक में निपुण है। 2025 अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के 100 वर्षों तक का प्रतीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आगे के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक किया अगर अच्छी लगी तो, और फीडबैक दें कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए और किस तरीके का हम इसे अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड पीपीटी चाहिए या फिर कोई भी एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।